Hello students, Rahul Jalan this side. Today in this video lecture we start behavior of gases, which is the first part of kinetic theory of gas present in heat topic of class 11 syllabus of physics. तो बच्चों हम लोग बिहेवियर ऑफ गैस के बारे में जानेंगे कि कोई भी गैस किस तरह से बिहेव करता है और गैस के बिहेवियर को जो हम लोग अलग अलग गैस लॉ के रूप में दर्शाते हैं उन लॉज को भी जानने के पहले आप लोगों को जानना चाहिए कि किसी भी गैस के बिहेवियर को हम लोग चार फिजिकल क्वांटिटीज का इस्तेमाल करके दर्शाते हैं और वो चार फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी जो होता है दैट इज स्टूडेंट प्रेशर, जिसे हम लोग P से भी दर्शा देते हैं। दूसरा फिजिकल क्वांटिटी जो होता है दैट इज वॉल्यूम, जिसे हम लोग V से भी दर्शाते हैं। तीसरा फिजिकल क्वांटिटी जो होता है दैट इज टेम्परेचर, जिसे हम लोग कैपिटल T से भी दर्शाते हैं। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बोल दूं कि टेम्परेचर हमेशा हम लोग केल्विन स्केल में लेंगे, सेल्सियस स्केल में लेने पर रिजल्ट बदल जाता है। और चौथा फिजिकल क्वांटिटी जो कि किसी गैस के बिहेवियर को दर्शाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं दैट इज N, और वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। तो क्लियर दिमाग में आप लोग डालो कि P, V, T और N इन चार फिजिकल क्वांटिटीज किसी गैसियस सिस्टम के बीच जो इंटर रिलेशनशिप होता है उन्हें ही हम लोग अलग अलग गैस लॉ के रूप में जानते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दरअसल यहाँ पर हम लोगों को आज के लेक्चर में चार गैस लॉ के बारे में जानना है और वो चारों गैस लॉ जो होता है दैट वन इज बॉयल्स लॉ, द सेकंड वन इज चार्ल्स लॉ, द थर्ड वन इज एवोगाड्रोस लॉ, and the fourth one is Gay-Lussac's law. ओके स्टूडेंट, इन चीजों को जानने के पहले एक शॉर्ट टेक्निक बता देता हूं आप लोगों को कि इन सारे टर्म्स का क्या इंटर रिलेशनशिप होता है अलग अलग गैस लॉ में। दरअसल हम लोग कोई भी गैस लॉ जो पढ़ते हैं किसी दो फिजिकल क्वांटिटी के इंटर रिलेशनशिप को दर्शाता है, बाकी दो फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट रखते हुए। जैसे कि हम लोग बात करेंगे बॉयल्स लॉ की, तो बॉयल्स लॉ दर्शाता है प्रेशर और वॉल्यूम के इंटर रिलेशनशिप को, बाकी का दो टर्म यानी कि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखते हुए। ओके स्टूडेंट, चार्ल्स लॉ जो है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच के इंटर रिलेशनशिप को दर्शाता है, बाकी का दो फिजिकल क्वांटिटी यानी कि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखते हुए। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं एवोगाड्रोस लॉ की। तो आप जानो कि एवोगाड्रोस लॉ एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम के बीच इंटर रिलेशनशिप दर्शाता है, बाकी का दो टर्म प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए। अब जो चौथा गैस लॉ है यानी कि गैय-लुसैक्स लॉ, ये जो है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच के इंटर रिलेशनशिप को दर्शाता है और बाकी का दो टर्म यानी कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखते हुए। अब बच्चों इस चार्ट को अगर आप देख लेते हो तो शॉर्टकट में फटाफट अलग अलग लॉ के इंटर रिलेशनशिप को खुद से ध्यान में आप लोग ला सकते हो। वैसे मैं यहां पर अलग अलग गैस लॉ को एक एक करके समझा रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले बच्चों हम लोग जानते हैं बॉयल्स लॉ के बारे में। बॉयल्स लॉ के अनुसार इन ए क्लोज सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर मींस ड्यूरिंग ए आइसोथर्मल प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इट मींस दैट कि किसी भी गैस की अगर हम
लोग बात करें, जब वो गैस क्लोज सिस्टम के अंदर मौजूद हो और टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो, तो उस दौरान गैस की वॉल्यूम जो है गैस के प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इसे ही हम लोग बोल देते हैं बॉयल्स लॉ। क्लोज सिस्टम कहने का मतलब होता है कि मात्रा नहीं बढ़ सकता है या घट सकता है। मात्रा नहीं बढ़ने घटने का मतलब जाता है कि ना तो नंबर ऑफ मोल्स अंदर आ रहा है, ना ही नंबर ऑफ मोल्स बाहर जा रहा है। मींस व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। और पहले ही बताएं कि बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान, यानी कि इस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना है, तो नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग यहां देखते हैं कि वॉल्यूम जो है गैस का वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये हम लोग ऐसे भी जानते हैं, किसी भी गैस को आप ले लो, अगर आप प्रेशर बढ़ाते चले जाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। तो जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के टर्म को हटा देते हैं तो यहाँ K बाई P देखने को मिलता है। K इज सम कांस्टेंट, तो P को जब हम लोग इधर ले आते हैं तो P भी बराबर K मींस व्हाट, कांस्टेंट। तो ये भी एक इक्वेशन बन पड़ता है, क्या चीज के लिए? बॉयल्स लॉ के लिए। और आप यहां जानो कि बॉयल्स लॉ के अनुसार चूंकि P into V is always constant, so that initially if the product of pressure and volume is P1 V1, then it always equals to the final product of pressure and वॉल्यूम। और इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 is equals to P2 V2 into P3 V3 एंड सो ऑन। और इस पर कई सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अगर हम ग्राफ की बात करें और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्लियर सा कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, यानी कि बॉयल्स लॉ के लिए ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम का कुछ इस तरह से होता है। अगर आप PV और P के बीच या PV और V के बीच आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बॉयल्स लॉ में PV हमेशा कांस्टेंट होता है, तो आप चाहे V के वर्सेस ग्राफ प्लॉट करो या PV का P के वर्सेस ग्राफ प्लॉट करो, हमेशा P इंटू V जो है वो कांस्टेंट ही आएगा, है या नहीं स्टूडेंट? अगर आप यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करते हो P और 1 बाई V के बीच, तो आप देखो P को अगर इधर हम लोग ले लेते हैं तो क्या दिखेगा? P is equals to K into 1 by V। तो this is Y, this is M, this is X, Y is equals to MX टाइप इक्वेशन। तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ऑरिजिन। और कई अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जो कि हम लोग अपने सेंस के अनुसार बना लेते हैं। अब बच्चों हम लोग चार्ल्स लॉ के बारे में देखते हैं। चार्ल्स लॉ एक्चुअली वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच की इंटर रिलेशनशिप को दर्शाता है, लेकिन कब? जब प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो। इसे अगर हम लोग डेफिनेशन के रूप में देखें तो इन ए क्लोज सिस्टम at constant pressure volume of the gas is directly proportional to temperature। ओके, आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो कि थर्मल एक्सपेंशन में हम लोगों ने देखा ही है कि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद वॉल्यूम जो है वो हमेशा बढ़ेगा। और वही बात तो यहाँ पर बोल रहा है चार्ल्स कि वॉल्यूम जो होता है किसी भी गैस का, उस गैस के सॉल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कब? जब सिस्टम क्लोज्ड हो, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो और प्रेशर जो है ये भी कांस्टेंट हो। तो इसे ही हम लोग स्टेटमेंट बोल देते हैं चार्ल्स लॉ का। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का टर्म बच्चों हटा दें तो ये वॉल्यूम इज इक्वल्स टू KT के बराबर हो जाएगा और V बाई T विल बिकम्स इक्वल्स टू K। और K क्या है बच्चों? ये कांस्टेंट था जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। तो इसी इक्वेशन से हम लोग इस तरह से निकाल भी लेते हैं मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए कि V1 बराबर T1 विल बिकम्स इक्वल्स टू V2 बाय T2 विल बिकम्स इक्वल्स टू V3 बाय T3 एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग यहाँ पर अगर ग्राफ की बात करें और वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, लेकिन कौन सा टेम्परेचर है? तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में आप लोग जानते हो कि लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो होता है वो 0 केल्विन के बराबर होता है, इसलिए ग्राफ निगेटिव साइड तो जा नहीं सकता है। और चूंकि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
तो बच्चों इसका ग्राफ सिंपल स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब बच्चों हम लोग एवोगाड्रोस लॉ पर आते हैं और एवोगाड्रोस लॉ एक्चुअली वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बीच के इंटर रिलेशनशिप को दर्शाता है। कब? जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और ये सामान्य सी बात है कि अगर बैलून में आप लोग गैस का मात्रा बढ़ाओगे तो बैलून का वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जैसे जैसे बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। मीन्स व्हाट? वॉल्यूम ऑफ एनी ऑफ द गैस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। कब? व्हेन प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इज इट और नॉट? इसे ही हम लोग डेफिनेशन के रूप में कई तरह से पढ़ते हैं। एक डेफिनेशन तो यही हो गया कि वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। दूसरे रूप में इसे ही हम लोग बोल सकते हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी ऑफ द गैस। यहां पर गैस के आइडेंटिटी की बात नहीं होती है, कोई भी गैस रहेगा। इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी ऑफ द गैस कंसिस्ट सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मींस सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर गैसियस मॉलिक्यूल। या फिर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी ऑफ द गैस ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम, यानी कि उसी के रेसिप्रोकल को हम लोग यहां पर बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये एवोगाड्रोस लॉ था। तो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी के टर्म को जैसे हम लोग हटाएंगे तो एक कांस्टेंट k लगा देते हैं, तो ये वॉल्यूम बाय नंबर ऑफ मोल्स k मींस कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा बच्चों। तो हम लोग एवोगाड्रोस लॉ को इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर अलग अलग कंडीशन की बात करें तो V1 by N1 will becomes equals to V2 by N2 will becomes equals to V3 by N3 and so on। तो हम लोग एवोगाड्रोस लॉ को ऐसे भी लिख सकते हैं। ग्राफ की बात अगर हम लोग करें तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बीच जो ग्राफ है वो क्या होगा? चूंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो ग्राफ सिंपल स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब बच्चों हम लोग गेल-यूसेक्स लॉ की बात करते हैं। गेल-यूसेक्स लॉ प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ द गैस के बीच इंटर रिलेशनशिप को दर्शाता है इन ए क्लोज सिस्टम ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि कंटेनर है क्लोज्ड है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स आ जा नहीं सक रहा है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, यानी कि इस कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स है। तो आप ही सोचो इसके अंदर जो गैस है, अगर इस गैस के टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाएंगे तो ये गैस फैलना चाहेगा, लेकिन यहां पर चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो गैस फैल तो नहीं पाएगा। तो बताओ प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? हमेशा बढ़ेगा। यानी कि प्रेशर जो होता है किसी भी गैस का, वो गैस के सॉल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कब? जब नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम कांस्टेंट हो। अब मैंने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि हर एक गैस लॉ दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच का इंटर रिलेशनशिप है, बाकी दो फिजिकल क्वांटिटीज को कांस्टेंट रखते हुए। तो अगर यहां पर प्रोपोर्शनलिटी के टर्म के को बच्चों हटाते हैं तो यहां पर k आ जाता है और साथ में t, ये कांस्टेंट है। तो p by t will becomes equals to k, that is actually constant. So p1 by t1 will becomes equals to p2 by t2 will becomes equals to p3 by t3 and so on। और इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम लोग गेल-यूसेक्स लॉ पर आधारित कई तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर हम लोग किसी ग्राफ के लिए बात करें, किसके बीच? प्रेशर और टेम्परेचर के बीच, अगर नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहां देख रहे हैं प्रेशर चूंकि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहां पर भी ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने अलग अलग गैस लॉ के बारे में जाना। इन सारे गैस लॉस को एक्सपेंडेटरी मोड में मैंने केमिस्ट्री के टॉपिक में भी पढ़ा रखा है, आप चाहो तो वहां पर भी इसे देख सकते हो। और अगले लेक्चर में हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में जानेंगे, लेकिन ये सारी चीजें हम लोग फिजिक्स को मद्देनजर रखकर पढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस टॉपिक पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सारे न्यूमेरिकल्स को आप लोग करो। रिकमेंडेड बुक जो है दैट इज बीएम शर्मा फ्रॉम सिंगेस, या फिर डीसी पांडे आप लोग कर सकते हो अरिहंत पब्लिकेशन का। लेकिन दोनों में कोई एक ही बुक आप लोग करो, दोनों बुक करने की जरूरत नहीं है।